राजनीतिक दल परिचय। लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इस पाठ्य पुस्तक में हम ने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति की सामाजिक समूह की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यमों के रूप में चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीबी से जानने की कोशिश करें, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में। हमें दलों की जरूरत क्यों है? लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है? इस संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या कमियां जुड़ी हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आप मुझसे सहमत हैं कि दल पक्षपाती होते हैं, भेदभाव और फूट डालते हैं। दल लोगों को बांटने के अलावा और कुछ नहीं करते, यही उनका असली काम है। राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम न हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के पास कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। उनकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। राजनीतिक दल का अर्थ राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करती है। समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर वह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग है। ये चित्र में एक दो तीन अलग अलग चित्र दिखाए गए। एक में एम गोवर्धन एक वाले में चित्र में दिखाए गए हैं, दूसरे वाले में एम मुरलीधरन दिखाए गए हैं, तीसरे वाले में एम मूर्ति, चौथे वाले में टी सिंगर वेलु द हिंदू के दिखाए गए हैं। ये चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार लेखन पर रोक लगा दी है। अधिकांशतः दलों का कहना है कि यह चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था। चुनाव के समय दीवारों पर नजारा देखने लायक होता था। यहाँ तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये इतने अड़े आड़े वक्त में हमारे सारे नेता कहाँ चले गए? अगर आर के लक्ष्मण ब्रशिंग अप द ईयर्स से ये चित्र दिखा गया होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर हैं
वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसीलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से होते हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरीके से करते हैं। पहला, दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। उन राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से कराते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनाव वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचार को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासन दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती हैं। पार्टी देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इसी कारण वे अपने दलों के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती है, उनकी प्रशिक्षित करती है और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुरूप फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्ष दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनकी मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। दल ही सरकार मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से बात बोले, भेद बोले, शासक दल जिस दल का शासक हो यानी जिसकी सरकार बनी वो अशासक दल कहलाता है। ठीक है, मान लिया कि हम राजनीतिक दलों के बगैर नहीं रह सकते, पर जरा यह बताइए कि किसी आधार पर जनता किस राजनीतिक दल का समर्थन करती है? किस आधार पर राजनीतिक दल की जनता समर्थन करती है? जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। राजनीतिक दल की जरूरत
दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी जरूरत को समझ सकते हैं। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। हम दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील देश हो। जरूरत विकासशील देश हो। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाज के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। क्या आपने समझा और क्या जाना? नीचे दिए गए राजनीतिक दलों की गतिविधियां दर्शाने वाले इन तस्वीरों का वर्गीकरण करें। ऊपर बताई गई गतिविधियों संबंधी अपने इलाके की कोई तस्वीर या खबर की कतरन ढूंढिए। एक वाले में पीवी सुब्रमण्यम, दो वाले में के गोपीनाथम, तीन वाले में आर कोनवार, चार वाले में ए चक्रवर्ती, द हिंदू से सभार, भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्याज और रसोई गैस की कीमत बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन करती हुई एक वाले में दिखाई। दूसरे वाले में जहरीली शराब पीने से मरे व्यक्तियों के परिवार को 1 लाख रुपए का चेक देते मंत्री। तीसरे में कोरिया की कंपनी पक्सो को ओडिशा से लौह अयस्क के निर्यात करने की अनुमति देने पर राज्य सरकार के खिलाफ भकपा, ओजीपी और जदयू के कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए। कितने राजनीतिक दल? लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इसे औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ के पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। राजनीति की नैतिक ताकत निम्नलिखित काल्पनिक कथा के पीछे प्रेरणा है। श्री किशन पटनायक 1930 से 2004, जिन्हें किशन जी के नाम से जाना जाता है। 1962 में उन्हें ओडिशा के संबलपुर से सांसद चुना गया था। एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने के बाद से किशन जी
क्या मतलब था। सुधा करुणा, शाहीन और ग्रेसी की बातचीत के क्रम में यह सवाल उठा। ये चारों महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों से चल रहे मजबूत जन आंदोलन से जुड़ी थी। ये चारों उड़ीसा के एक गांव में बैठी थी और जन आंदोलन के भविष्य पर नए सिरे से विचार कर रही थी। और यहाँ उनको आंदोलनों के रोज रोज के कामों की चिक चिक भी परेशान नहीं कर रही थी। स्वाभाविक तौर पर बातें किशन जी की तरफ से मुंडी, जिन्हें देश भर की आंदोलनकारी जमातें अपना मित्र, राजनीतिक दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शक मानती थी। किशन जी का तर्क था कि जन आंदोलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधे हिस्सेदारी करें। यह एक सरल लेकिन ताकतवर तर्क था। एक मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन से जीवन के एक क्षेत्र में तो कुछ बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के किसी एक पहलू में भी बुनियादी बदलाव चाहते हैं, तब हमें एक राजनीतिक संगठन की जरूरत होगी। जन आंदोलन को राजनीति में एक नैतिक ताकत के तौर पर एक नया राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तर्क तत्कालिक जरूरत है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं, ग्रेसी ने कहा। लेकिन किशन जी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि यह संगठन कैसा होगा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प या राजनीतिक में तीसरी शक्ति की बात की है, पर क्या उनके ऐसे कहने का आशय एक राजनीतिक दल बनाने से था। ग्रेसी का मानना था कि पुराने ढर्रे पर राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थ नहीं है। सुधा उसकी बात से सहमत थी। मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया है। मैं मानती हूँ कि हमने आज तक विस्थापन, भूमंडलीकरण, जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न या विकास के वैकल्पिक मॉडल के लिए जितने आंदोलन खड़े किए हैं वे राजनीतिक ही हैं, पर जैसे ही हम कोई दल बनाएंगे हमारे इतने वर्षों की प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी, तब लोग हमें नेता से अलग नहीं मानेंगे, करुणा ने बीच में ही कहा। फिर हमने यह भी देखा कि मौजूदा दलों पर दबाव बनाकर भी काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारे थे, लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। लोग हमारे काम का आदर करते हैं, वे हमें अच्छे भी मानते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वे स्थापित दलों को ही वोट देते हैं। जल, जंगल और जमीन हो जनता के अधीन। शाइनी उनसे सहमत नहीं थी। देखिए, बात बहुत साफ है। किशन जी चाहते थे कि किसी भी जन आंदोलन मिलकर एक नई राजनीति पार्टी बनाए। हाँ, वे इस पार्टी को दूसरे से एकदम अलग रंग रूप से में देखना चाहते थे। वे राजनीतिक विकल्प बनाने की जगह वैकल्पिक किस्म की राजनीति चाहते थे। किशन जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। इन चारों कार्यकर्ताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्हें नया राजनीतिक दल बनाना चाहिए? क्या कोई राजनीतिक दल राजनीति में नैतिक बल बना सकता है? यह दल कैसा होना चाहिए? महिला समाख्य इलाहाबाद ये जुबान की चित्र दिखाई गई है। इसी कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहां का चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती। इसीलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसीलिए कोई नया दल नहीं बन पाता है। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदित करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहां अनेक दूसरी पार्टी हो सकती है, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुत मत पाने और सरकार बनाने की प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे ही 2 दलीय व्यवस्था है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरे से गठबंधन करके सत्ता में आने का
ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे तीन प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घाल मेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो इनमें से कौन से प्रणाली बेहतर है, अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव कराना किसी मुल्क के साथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीज़ों अपनी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2 या 3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधता को समेट पाने में अक्षम है। लेकिन मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं है। ये वोट दो वोट फॉर वोट, ये नेता गठबंधन जैसी चीजें को कैसे संभाल लेते हैं। मुझे तो सारी पार्टियों के नाम तक याद नहीं रहते। सारी पार्टियों के नाम याद नहीं रहते हैं। क्या समझा और क्या जाना है आपने? आइए दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर लागू करें। यहाँ राज्य स्तर पर मौजूद 3 तरह की दलीय व्यवस्थाएं दी गई हैं। क्या आप इन श्रेणियों के लिए कम से कम 2 राज्यों के नाम बता सकते हैं? 2 दलीय व्यवस्था, 2 गठबंधन वाली बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशियाई की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोल, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा था। यही बात ज़्यादातर लोकतंत्र पर लागू होती है। पूरे दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाजों में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इसी अवधि में बढ़ता गया है। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। आपने अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वाले लोगों की संख्या विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। खुद को किसी दल की सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या ये 1971 में 38, 1996 में 31, 1999 में 38 और 2004 में 53, 2005 में 48। वैश्विक औसतन तांजिया में 26.2, बांग्लादेश में 23.5, भारत में 11.4, स्वीडन में 10.3, युगांडा में 9.4, दक्षिण अफ्रीका में 9.2, चीन में 8.3, जबकि जिम्बाब्वे में 6.3, कनाडा में 6.1, मैक्सिको में 4.5, अर्जेंटीना में 4.5, जापान में 3.4, दक्षिण कोरिया में 2.6, स्पेन में 1.3। भारत में पार्टी सदस्यता बढ़ी। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या का ग्राफ 1967 में
चार, 1971 में थोड़ी सी घट गई, 1996 में थोड़े से बढ़ गई, 1999 में 8 हो गई, 2004 में पहुंच गई 16-15 पे। दक्षिण एशियाई में 37 पूरा भरोसा, कुछ भरोसा करते हैं, जबकि 43% बहुत भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं, 20% नहीं जानते। ये स्रोत SDS ए टीम स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2007 को लिया गया है। एक आईना आंकड़ा का 27% कन्नाडावासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए, जबकि 35% कन्नाडवासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव्स को सत्ता में होना चाहिए, जबकि 98% कन्नाडवासी मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिक्की में बंद करके उसे निग्राह जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। द कैरगिल सन केंगल कार्टून्स, ये कार्टून पिछले पन्ने पर दिए गए आंकड़ों के ग्राफ से मेल खाते हैं। राष्ट्रीय दल विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में दो तरह की राजनीतिक दल होती हैं। संघीय इकाई में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दलों और अनेक या संघीय की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्य में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों से, कार्यक्रम और रणनीति को ही मानती हैं। देश के हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को ही कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाले पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाइयों चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2007 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है। धर्मनिरपेक्ष, ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की पंजीकरण और मान्यता कैसे प्रदान की जाती है, इसके बारे में जानकारी के लिए आप www.https://ECI गवर्नमेंट इन पर जाके देख सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.7% वोट मिले और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी बार सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बहुजन समाज पार्टी स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठबंधन बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा पार्टी साहू महाराज महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायर और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है।
इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद और अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्ज देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में 1990 के दशक में इसका समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमट रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बनाया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI 1925 में गठित मार्क्सवादी, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसान और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। 1964 की फूट जिसमें मकपा इससे अलग हुई के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति है। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 1% से कम वोट और 2 सीटें हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों के साथ लाने की पक्षधर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM 1964 में स्थानीय मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र की समर्थन तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी ये पार्टी सांप्रदायिकता की विरोधी यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार गरीबों, कारखानों मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचना है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्ष से शासन में रही। 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा में 3 सीटें हासिल की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1985 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई, पर क्षेत्रीय दल इस 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों का निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपने विचारधारा या नजरिए में ये पार्टी क्षेत्रीय ही हो। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाई है। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। अभी
यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए हैं। अपने वैचारिक रुझान और मध्य वर्गीय न वामपंथी न दक्षिणपंथी इस दल ने धर्मनिरपेक्ष और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थन है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीबी और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। 2004 से लेकर 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 52 सीटें मिली। नेशनल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्ष, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था। यह पार्टी सरकार की प्रमुख पदों के लिए सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भी भागीदारी 2004 संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की साझेदारी थी। पिछले 3 दशकों से क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधता से और भी ज्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनाने का अवसर मिला। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए। इन दलों के ब्यौरे के लिए अगले पृष्ठ का नक्शा देखें। ये चित्र में पहला जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी साइकिल के लिए, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक 1999 के लिए, कलम दवाइत राष्ट्रीय लोकदल के लिए 1998, समाजवादी के लिए 1992। भारत में क्षेत्रीय पार्टियां 13 अप्रैल 2018 की स्थिति में, जनता दल 1999 में, लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में, राष्ट्रीय जनता दल 1998 झारखंड में पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013 में, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2006 में, असम गण परिषद 1985 में, बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागा पीपुल्स फ्रंट मणिपुर में, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1993 में, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2013 में, आम आदमी पार्टी पंजाब में भी है 2012 में, शिरोमणि अकाली दल 1920 में, इंडियन नेशनल लोक दल 1977 में, हरियाणा वाले राज्य में, जेएमएम 1973 में, एजेएसयू पार्टी 1986 में, जेवीएमपी 2006 में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनल सोशलिस्ट पार्टी केरल में भी है, मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1972, मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी 1979, मिजो नेशनल फ्रंट 1961 और मेघालय में हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 मणिपुर में, और तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में जो 1982 में तेलंगाना में भी है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 2011 तेलंगाना में भी है, पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस 2011 में, पार्टी कच्ची 1990 में, तमिलनाडु ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 1972 में, पुडुचेरी में भी है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़म पुडुचेरी में भी 1949 में, देसाई मार्ग पोंकू द्रविड़ कड़म 2005 में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2006 में, महाराष्ट्रवादी गोमांत पार्टी 1961, गोवा फॉरवर्ड पार्टी 2016, जनता दल सेक्युलर कर्नाटक में 1999, केरल में भी है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2001 में, केरल कांग्रेस मणि 1964 में, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948 में। यह मानचित्र मैप पर आधारित नहीं है। राजनीतिक दलों
के लिए चुनौती। हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टी कितनी महत्वपूर्ण है। चूंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ी के लिए लोग राजनीतिक दल को ही दोषी ठहराएं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होता है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक बुर्लुस्कोनी की कठपुतली। बुर्लुस्कोनी की ये कठपुतली चित्र में दिखाई गई है। रिवर हैंसन इसको स्क्वाडेगोलैंड केगल कार्टून से लिया गया है। राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रहेगी। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ के नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टी के पास 9 सदस्य की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से संगठित बैठकें होती है। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्यतः कार्यकर्ता अनजाने ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, न ही कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। क्योंकि कुछ के नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसीलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना। ये वोटर फॉर बुर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। वह इटली के बड़े व्यवसायियों में से एक थे। 1993 में वे गठित फोर्जा इतालिया के नेता हैं। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशगृह, एक फुटबॉल क्लब, एसी मिलान और बैंकों की मालिक है। यह कार्टून पिछले चुनाव के समय का है। दल महिलाओं को पर्याप्त टिकट क्यों नहीं देते? क्या इसका कारण आंतरिक लोकतंत्र की कमी है? मुश्किल हो जाते हैं। पार्टी के सिद्धांत और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है। यह है वंशवाद की चुनौती। चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसीलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कम देशों पूरी दुनिया में दिखाई देता है। तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। चूंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती हैं जिनके पास काफी पैसा हो या जो पैसा जुटा सके। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनी और अमीर लोग उस पार्टी की नीति और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती है। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थन लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोगों और बड़ी कंपनियों को बढ़ती भूमिका पर लेकर चिंतित हैं। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल ही के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यौरों का रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई जाएं और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में सभी
बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। ये चित्र में दिखाए गए हैं एक दलीय व्यवसायी अमेरिकन डॉलर में दिखाए गए हैं। दोस्त और दुश्मन उच्च न्यायालय, निचला सदन उचला सदन, राष्ट्रपति। हुफ्फकार केंगल्स कार्टून 16 जून 2004 को। यह कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में बना था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। कार्टून देश के सभी प्रमुख संस्थानों पर कारपोरेट अमेरिकी का नियंत्रण होने का संकेत करता है। ये और चित्र में आज तो पहले ही धनकुबेर हैं, फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। मंजू डीएन ने 50 करोड़ वोट फॉर वोट दो। क्या इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? पर क्या यह सही नहीं कि बहुत से राजनेता जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या समझे और क्या जाने। क्या आप इस हिस्से में पृष्ठ 83 से 85 तक दिए गए कार्टून में दर्शाई गई चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं? राजनीति में धन तथा बल के दुरुपयोग को रोकने का क्या तरीका है? दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? इस चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल में सुधार हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि राजनीतिक दल सुधारने को तैयार हैं। अगर वे तैयार नहीं हैं तो क्या उन्हें सुधारने को मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधार नहीं चाहते तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और उसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में प्रयास किए गए या जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गौर करें। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, बात बोले भेद खोले। दल बदल विधायक के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना, यही दल बदल कानून है। कृपया ध्यान दें। चित्र में ध्यान दीजिए। चुनावी अनुशासन की बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। चुनाव आयोग। क्या आप इस तरह के राजनीति दलों को सुधारने का समर्थन करते हैं? केशव द हिंदू से लिया गया। सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। उच्च न्यायालय ने पैसों और अपराधी के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस न्यायिक व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचना उपलब्ध होने लगी है, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही हैं या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बने जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसे करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता है। यह बात अभी नहीं
बात बोले, भेद खोले। शपथ पत्र किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने ब्यौरे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। अभी नहीं कहीं जा सकती कि इसमें राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों की जरूरत से ज्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून के दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिससे वे पसंद नहीं करते हैं। दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दल पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियों लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वाले का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न लें और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज्यादा से ज्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। तो हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयासों के लिए उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। उन्हें और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक की संयुक्त रूप से वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। फरवरी 2007 में उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने और संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उनका उद्देश्य सही नेतृत्व को उभारना, अच्छा शासन देना और नए बांग्लादेश का निर्माण करना है। उन्हें लगता है कि पारंपरिक दलों से अलग एक नए राजनीतिक दल से ही नई राजनीति संस्कृति पैदा हो सकती है। उनका दल निचले स्तर से लेकर ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा। नागरिक शक्ति नामक इस नए दल के गठन से बांग्लादेश में हलचल मच गई है। उनके फैसले को काफी लोगों ने पसंद किया तो उनके को यह अच्छा नहीं लगा। एक सरकारी अधिकारी शाहिदुल इस्लाम ने कहा, मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश में अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करना संभव हो गया है। अब एक अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती है। यह सरकार न केवल भ्रष्टाचार से दूर रहेगी बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन की समाप्ति को भी अपनी प्राथमिकता बनाएगी। पर दशकों से मुल्कों की राजनीति में रुतबा रखने वाले पुराने दलों के नेताओं में यह अंश है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है कि नोबेल पुरस्कार जीतने पर क्या बहस हो सकती है, पर राजनीति एकदम अलग चीज है, एकदम चुनौती भरी और अक्सर विवादास्पद है। कुछ अन्य लोगों का स्वर और कड़ा था। वे उनको राजनीति में आने पर सवाल उठाने लगे। एक राजनीतिक प्रेक्षक ने कहा, देश से बाहर की ताकतें उन्हें राजनीति पर थोप रही हैं। क्या आपको लगता है कि यूनुस
ने नई राजनीतिक पार्टी बनाकर ठीक किया। क्या आप विभिन्न लोगों द्वारा जारी बयानों और आदेशों से सहमत हैं? इस पार्टी को दूसरे से अलग काम करने के लिए खुद को किसी तरह संगठित करना चाहिए। अगर आप इस राजनीतिक दल के संस्थापकों में से एक होते तो इसके पक्ष में क्या दलील देते हैं?